Hello and welcome to Dikshant Tech. I'm your SST teacher Pravesh sir. So we are going to continue with the topics administrations under the British. यानी कि हम लोग क्लास 8 का जो हिस्ट्री का लेसन 3 का एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द ब्रिटिश कर रहे थे, तो उसी को के आज हम क्या करने जा रहा है, कंटिन्यू करने जा रहा है उसका पार्ट 2। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशंस को चला रहे थे, तो इसमें भी वही कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट। आज का जो हमारे ये क्लासेस है, तो इसमें हम बहुत सारे चार्टर एक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्ट है, इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट किया था, पिट्स इंडिया एक्ट किया था, तो उसी तरह का एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर चार्टर एक्ट। What is Charter Act? यानी कि Charter Act refers to a series of legislations passed by the British Parliament between 1773 and 1855। यहाँ पर देखिए 1773 से लेकर 1853 तक जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से कानून बनाकर इंडिया में भेज रहा था, क्या करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं। क्योंकि यू नो डैट हम लोग कर रहते हैं ना कि ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने के लिए क्या चाहिए, कानून चाहिए, है ना, चार्टर चाहिए, और वहाँ से वो कानून बनकर आ रहे थे एंड हमारी इंडिया में क्या हो रहा था, लागू हो रहा था। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो व्हाट प्रोविजंस डू वी गेट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? So first of all, we will see here, this act continued the company's rule over the British territories in India and company's trade monopoly in India for another 20 years। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो 1793 में एक चार्टर एक्ट बनकर आया था इंडिया में, जो कानून बनकर वहाँ से आया था, तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी का जो रूल है, वो कंपनी का रूल इंडिया में ब्रिटिश टेरिटोरीज में कंटिन्यू रहेंगे एंड कंपनी का जो ट्रेडिंग जो उन लोग का राइट्स था, वो राइट्स भी इंडिया में फॉर अनदर 20 इयर्स के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये डिक्लेयर होकर आ गए। दूसरा, कंपनी का जो डिविडेंड्स है वो अलाउड टू बी रेज्ड टू 10%, यानी कि कंपनी का जो भी शेयर होगा उसे 10% से क्या किया जाएगा, राइज किया जाएगा। एंड गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया, गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स के बीच क्या हो रहा था, बहुत सारा डिस्कशंस एंड डिबेट हो रहे थे। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने गवर्नर जनरल को मोर पावर दे दिया। अब वो क्या कर सकते हैं, ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि अब अगर कोई वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट्स हुआ पावर को लेकर या तो कानून को लेकर, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर किसका रहेगा, गवर्नर जनरल का रहेगा। एंड गवर्नर जनरल को ये अथॉरिटी यानी कि पावर भी दे दिया गया कि अब मद्रास एंड बम्बई का जो गवर्नर था वो भी अब किसके कंट्रोल में ही रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में ही रहेंगे। एंड अगर गवर्नर जनरल एब्सेंस हो गया, वो कहीं पर गए, वो नहीं कर सकते, अगर वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो वो क्या भी कर सकते, वो अपॉइंट कर सकते वाइस प्रेसिडेंट को, क्या करने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। सपोज मान लीजिए कि गवर्नर जनरल को कहीं पर जाना पड़ा, तो इन हिज एब्सेंस गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया कि तब तक के लिए वो क्या कर सकते, किसी वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करके रख सकते हैं। एंड स्टाफ का जो सैलरी होगा एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भी सैलरी होगा, वो सब कौन उठाएंगे, उसका खर्च जितना भी होगा वो सब कंपनी उठाएंगे। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस जितना भी है कंपनी के पास रह जाते, तो कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना पे करना है, ₹5 लाख फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली। तो इधर डायरेक्टर और जो भी कंपनी के अंडर काम कर रहा है, जो भी गवर्नर जनरल आ रहा है, जो भी है इंडिया में जितना भी खर्च हो रहा है, तो उसका सब यहीं पर इंडिया में कंपनी उठाएंगे एंड बाकी उसके साथ साथ कंपनी को एनुअली 5 लाख भी पे करना होगा, किसको, ब्रिटिश को। नाउ
सीनियर कंपनी का जो भी ऑफिशियल्स है ओके, उन लोगों को क्या नहीं दिया गया, लिविंग इंडिया विदाउट परमिशंस ओके। अगर वो लोग विदाउट परमिशंस इंडिया को छोड़कर जाते हैं तो ये माना जाएगा कि ओके उसने क्या किया है, रिजाइन किया है। इसीलिए अगर किसी को इंडिया छोड़कर जाना है ओके, कहीं पर जाना है यानी कि घूमने के लिए जाना है ओके, किसी काम से वो बाहर जाना है तो कंपनी का परमिशंस लेके ओके वो लोग जा सकते हैं, नहीं तो ओके उसे क्या माना जाएगा, रेजिग्नेशन से माना जाएगा। एंड कंपनी को क्या ग्रांट किया गया कि लाइसेंस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉय टू कैरी ऑन ट्रेड इन ओके। और दूसरा ये पावर दे दिया गया कंपनी को कि अगर वो किसी को लाइसेंस देना चाहते ट्रेड करने के लिए तो कंपनी दे सकते हो कि उसके लिए उधर जाकर ओके ब्रिटेन गवर्नमेंट से ओके लाइसेंस लेने का आप ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंपनी के थ्रू भी ओके किसी ट्रेडर्स को क्या मिल सकता है, लाइसेंस मिल सकता है। उसके साथ साथ ओके यहाँ पर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से ओके कंपनी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ओके भी ओके पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि एक्सपेंसेस कितना हो रहा है ओके, इनकम कितना हो रहा है ओके, इसका सब वो किसको सबमिट करेंगे ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो तो था ओके 1793। अब ओके यहाँ पर 1813 का देखिए चार्टर एक्ट में क्या है। दिस एक्ट असर्टेड द कंपनी सोवरेनिटी ओके अबाउट द ब्रिटिश पोजिशंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश का ओके जहाँ जहाँ पर रूल चलता था तो वहाँ पर अब क्राउन का यानी कि ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून टोटली क्या होगा, लागू होगा। एंड कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था ओके उसे क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक्सेप्ट फॉर द ट्री इन ओके, वो लोग टी में ओपियम ओके एंड कर सकते ट्रेड किसके साथ, चाइना। एंड बाकी जो भी उन लोग का ट्रेड में मोनोपोली था ओके उसे ख़त्म कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। एंड ये जो एक्ट है ओके, एक्ट ने मोर पावर दे दिया गया किसको, कोर्ट्स को इन इंडिया। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बने थे कलकत्ता में, तो पहले तो ज़्यादा पावर नहीं दिया गया था ओके। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर दे दिया गया कि अब वो कोई भी यूरोपियन ओके ब्रिटिश सब्जेक्ट को क्या कर सकते, अपने हिसाब से न्याय दे सकते। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ओके ऑफ दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज दैट कि मिशनरीज को क्या कर दिया गया ओके, परमिशन दे दिया गया कि वो लोग इंडिया आ सकते एंड अपना रिलीजन्स को क्या कर सकते, उसे ओके स्प्रेड करने के लिए काम कर सकते। एंड मिशनरीज वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया विद हिज हेडक्वार्टर एट कलकत्ता इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ओके। उसके तहत अब क्या कर सकते, ब्रिटिश का जो भी ओके रिलीजन का जो भी मिशनरीज है उसका वो लोग बिशप मीन्स ओके हेड ऑफ द रिलीजन्स ओके, उसका वो भी क्या कर सकते, अपॉइंट कर सकते। तो इस तरह से ओके ये पावर दे दिया गया चार्टर एक्ट ने। यहाँ पर कंपनी वाज आल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ओके ऑफ द इंडिया अंडर इट वाज ओके। यहाँ पर देखें ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके, क्योंकि ये एक्ट ने कंपनी को ये भी बोला कि अब से आप लोगों को क्या भी करना है, इंडिया में एजुकेशन में भी क्या करना है, पैसे को खर्च करना है। तो पहले आप लोग ओके वहाँ पर हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने वहाँ पर देखा जो पैसे थे ओके वो सिर्फ ओके दूसरा चीज़ में क्या किए जाते थे, स्पेंड किए जाते थे। नाउ अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी अब पैसे किस कर भी ओके खर्च करेंगे, इंडिया के एजुकेशन में भी खर्च करेंगे। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसमें हम क्या देख सकते, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब क्या बना दिया, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। देखिए ध्यान से, तो पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ओके उसे किसका गवर्नर जनरल बना दिया, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, लॉर्ड ओके विलियम बेंटिंक was the first governor general of India. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो
कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ओके उसे क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया अंडर वन कंट्रोल, यानी कि अब कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था इंडिया में, अब वो टोटली किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नर जनरल ओके ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे। एंड गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि ओके जो ये लॉ मेकिंग, उन लोगों को भी पहले कानून बनाने का पावर दिया था, लेकिन अब ओके उन लोगों का ये जो लॉ मेकिंग पावर है वो नहीं रहेगा। वो लॉ मेकिंग पावर किसके पास रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास रहेगा। एंड गवर्नर जनरल का पूरा ओके लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया पूरा ओके ओवर ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश का ओके जहाँ जहाँ पर टेरिटोरी था, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का रूल चलता था, अब वहाँ पर टोटली कानून कौन बनाएंगे, गवर्नर जनरल बनाएंगे। एंड बम्बई का मद्रास का गवर्नर भी ओके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील ओके और अल्टर ओके एनी लॉ pertaining to all people and places in Britain, okay, British Indian territories, whether British foreign or okay Indian native। यानी कि अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल एंड उसका जो काउंसिल था उसके साथ काम करने वाले ओके उन लोग को इतना पावर दे दिया कि कोई कानून को रिफिल करना है, कोई नया कानून बनाना है, नया ओके कानून को हटाना है ओके, ये सब किसको दे दिया गया पावर, गवर्नर जनरल एंड उसका काउंसिल को। सिविल एंड मिलिट्री अफेयर जो है कंपनी का ओके अब वो भी कौन कंट्रोल करेंगे, गवर्नर जनरल ओके एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था ओके उसमें कितना मेंबर रहेंगे, 4 मेंबर रहेंगे। एंड ये जो 4th मेंबर है ओके उसका जो पावर होगा वो पावर गवर्नर जनरल से ओके ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ये जो 4 मेंबर का जो ये काउंसिल है वो भी किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नर जनरल के कंट्रोल में ही रहेंगे। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल्स का जो गवर्नमेंट है ओके उसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, क्योंकि पहले तो ओके क्या बोलते थे हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी ओके और द कंपनीज गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट यही कहते थे। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल का ओके जो यहाँ पर सरकार चल रहा है ओके इंडिया में, तो उसे क्या कहने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल ओके जो काउंसिल था पहले हम लोग क्या कहते थे, गवर्नर जनरल ओके उसके बाद एंड हिज काउंसिल। अब गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल भी दे दिया गया, उसे क्या कहकर भी बुलाने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो काउंसिल था ओके उसे नॉट गवर्नर जनरल काउंसिल बट अब उसे क्या कहेंगे, इंडियन काउंसिल ओके उसे कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ओके जो था गवर्नर जनरल का ओके उसे क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, यानी क्योंकि उसे क्या कर दिया ओके एकदम अलग कर दिया गया। अलग से लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने वाले लोग ओके अलग होंगे एंड ओके कानून को लागू करवाने लोग अलग होंगे, ये कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। उसके बाद ये जो एक्ट है, एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ द ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यही ओके एक कंसेप्ट है आज के दिन ओके हमारी इंडिया भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते, फॉलो करते, इसीलिए क्योंकि हमारी इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो ये जो पार्लियामेंट्री ओके जो गवर्नमेंट है तो यहीं से डेवलप्ड होकर आए थे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन ओके दूसरे उसका कानून बनाने का काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, लागू करवाने का, जुडिशरी का चेक करने का ओके ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री का, तो यहीं से ओके क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था। It extended the company's rule for an indefinite period, unlike the previous Charter Act. Thus, it could be taken over by British government at any times. यानी कि ये जो पावर था कंपनी को दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओके इसे और क्या कर दिया गया, एक्सटेंशंस ओके करा दिया गया। लेकिन ये भी बोला गया कि एट एनी टाइम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेंगे तो ओके वो पावर क्या कर सकते, ले सकते कंपनी से। कंपनी का इन्फ्लुएंस ओके फर्दर क्या कर दिया गया, रिड्यूस्ड कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ओके। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को
और जो अपॉइंट किया था उसका अब कितना मेंबर होगा, 6 मेंबर्स होगा हु वर क्राउन नॉमिनेटेड, यानी कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आएंगे इंडिया में, वो भी कंपनी का जो भी रेवेन्यू कलेक्शंस हो गया, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चल रहे थे उसका सब नज़र रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा गया। उसमें 6 मेंबर होंगे एंड वो 6 मेंबर जो है उसे कौन अपॉइंट करेंगे, क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन का राजा था या तो रानी, उस टाइम तो क्वीन था, तो वही क्या करेंगे, नॉमिनेट करके भेजेंगे एंड उसका खर्च भी अब कौन उठाएंगे, कंपनी उठाएंगे। इट गेव बर्थ टू द इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि ICS स्टार्ट हो गए एंड वो सभी लोग के लिए, ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस, दिस इंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट बाय रिकमेंडेशन इन स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ ओपन एंड फेयर कंपटीशन। पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस में काम करने के लिए मेंबर्स को यानी कि ऑफिसर्स को डायरेक्टर क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे, लेकिन उस सिस्टम को हटा दिया। अब ICS स्टार्ट किया, इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया। वहाँ पर कोई भी ब्रिटिश या तो कोई भी इंडियंस क्या कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते या तो अपीयर कर सकते। जो पास करेंगे एग्जाम को उसी को काम मिलेंगे या तो उसी को एज ऑफिशियल्स उसे अपॉइंट किया जाएगा एंड उसे क्या कर दिया गया, ओपन एंड फेयर कॉम्पिटिशन्स के रूप में रखा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फॉर्म ऑफ 4 मेंबर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बम्बई, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बंगाल से, बम्बई से, मद्रास से एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया गया, शामिल किया गया एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने के लिए। एंड ये किसके थ्रू हुआ है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत हुआ है। नाउ सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द कंपनी। देखिए अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस कैसा था, सिविल सर्विस की हम लोग बात करते हैं, यानी कि सिविल मीन्स हमारे लिए जो एडमिनिस्ट्रेशंस बनते हमारे लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा BDO, SDO जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते, ये सब हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस हो गया। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिविल सर्विस में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो सिविल सर्विस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो आइडिया था उसे क्या किया है, डेवलप किया है। 1800 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाए कलकत्ता में, ताकि वहाँ पर पीपल क्या करे, ज्वाइन करे, जिसको मन है सिविल सर्विस में काम करने के जो मन है दोज हु आर द एस्पिरेशंस टू वर्क इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस, नाउ दे could join in the Fort William College and they could learn more about the civil administrations, यानी कि वो लोग यहाँ से वो लोग सीख सकते थे। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्टार्ट किया है। 1853 तक जितना भी अपॉइंटमेंट होता था इंडियन सिविल सर्विस में यानी कि ICS में, वो सब किसके थ्रू होते थे, आई टोल्ड यू डैट नॉमिनेशंस बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते थे 1853 तक। उसके बाद इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद ओपन एंड फेयर कॉम्पिटिशन्स रखा गया, वहाँ पर अब इंडियन भी क्या कर सकते, अपीयर कर सकते उस एग्जाम में। अब उसके बाद 1853 ऑनवर्ड्स अपॉइंटमेंट सिविल सर्विस का जो भी अपॉइंटमेंट होता था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू किए जाने लगे। लेकिन चाहे जो भी हो इसका बेनिफिट किसको नहीं मिला, इंडियन को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इंडियन को भी चांस तो दे दिया गया कि तुम भी क्या कर सकते हो, फेयरली ओपनली कम्पीट तो कर सकते हो, लेकिन जो भी बड़ा बड़ा हायर पोस्ट होता था वो ज़्यादातर ब्रिटिश को ही दिया जाते थे। एंड मिनिमम एज प्रिस्क्राइब किया गया था इस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, वो था 23 ईयर्स। ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होता था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। एंड कंपलसरी कैंडिडेट को क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस का जो पेपर होता था वो इंग्लिश का होता था और इंग्लिश में होते थे। Indians were entitled to the subordinate post only even after 1858. I told you that Indians were never given a higher post. They were only
एंटाइटल्ड ओके फॉर अ सबऑर्डिनेट पोस्ट, यानी कि तो छोटा मोटा क्लेरिकल का जो पोस्ट होता था ओके वही इंडियंस को दिए जाते थे, भले ओके वो आईसीएस एग्जाम पास करके आए ओके, लेकिन उसे हायर पोस्ट नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह से ओके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ब्रिटिश के टाइम में। दूसरा है हमारा ये आर्मी। अब आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था यहाँ पर देखते। यू नो डैट आर्मी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ओके वो आर्मी यूरोपियन राइवल से क्या करेंगे, कंपनी को बचाएंगे, नंबर 1। तो नंबर 2, नेटिव रूलर्स को अगर क्या करना हो, कन्कर्ड करना हो ओके, उसे जीतना हो, उसे अपना कंट्रोल में लाना चाहते हैं ब्रिटिश, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंडियंस ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया तो उसे क्रश करने के लिए, उसे सप्रेस करने के लिए भी ब्रिटिश किसका यूज़ करेंगे, आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर यहाँ पर देखते हो कि बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश आर्मी में क्या हुआ था, भरना हुआ था, लेकिन सभी को कौन सा रैंक दिया था, सिपाही और सिपाही, इससे ओके बड़ा रैंक तो देते ही नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से ओके उस टाइम लगभग 2 लाख आर्मीज ने ओके ज्वाइन किया था, 2 लाख पीपल ने एज अ ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किया था। हालांकि ओके उन लोगों को सैलरी भी ओके रेगुलर सैलरीज दिए जाते थे, उन लोगों को ट्रेनिंग भी एकदम लेटेस्ट वेपन के साथ यूरोपियन स्टाइल में ही ओके दिए जाते थे, लेकिन उन लोगों को कभी भी हायर पोस्ट नहीं दिया जाता था ओके। हार्डली ओके 1-2 किसका रैंक, सूबेदार का रैंक ओके मिलते थे, नहीं तो सब के सब ओके कौन सा वाला पोस्ट मिलेंगे, सिपाही या तो ओके सिपाही का ही पोस्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं उस टाइम 3,11,400 सोल्जर्स में हमारे ओके इंडिया का सोल्जर्स 2,65,900 सोल्जर्स तो ओके इंडिया का ही था, यानी कि तुम्हारे ओके 100 में 80% आर्मी तो ओके ब्रिटिश में इंडिया का ही था ओके, बाकी 20% ब्रिटिश का था, वो भी हायर पोस्ट में, क्योंकि वो हायर पोस्ट इंडियंस को नहीं दिए जाते थे। नाउ पुलिस जो सिस्टम है ओके ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया है ओके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेगुलर पुलिस फोर्स को क्या किया, क्रिएट किया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से क्या किया जा सके ओके, उसे लागू किया जा सके। तो इसके लिए 1791 में कोलकाता को देखने के लिए, कोलकाता का ओके लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से चलाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। एंड बाकी टाउन्स को देखने के लिए ओके कोटवाल्स को क्या किया गया ओके, अपॉइंट किया गया। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए डीएसपी हो गया, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। एंड डिस्ट्रिक्ट को थाना में डिवाइड किया था, एंड हर एक थाना ओके किसके कंट्रोल में रखा था, दरोगा। आज भी हम लोग कहते हैं ना थाना में कौन रहते, दरोगा। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पर भी पुलिस में भी जो हायर पोस्ट है, यहाँ पर देखिए जो भी हायर पोस्ट है, हायर पोस्ट कभी भी इंडियंस को नहीं दिए जाते थे, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो, हायर पोस्ट वर नेवर गिवन ओके टू द इंडियंस। नाउ जुडिशरी को अगर देखते हो कि ये न्यायालय जहाँ पर जस्टिस दिए जाते, तो इन द बिगिनिंग जुडिशियल सिस्टम वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कस्टम। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस प्रैक्टिस ओके एंड कस्टम्स, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारा न्याय उस टाइम रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कस्टम के हिसाब से दिए जाते थे। तो एट द बिगिनिंग ओके इस कोर्ट में भी इसी तरह न्याय देने लगे, लेकिन जो 1774 में ओके रेगुलेटिंग एक्ट जो हम लोगों ने किया कि इसी चैप्टर में, उससे जो सुप्रीम कोर्ट बने, उसके बाद इंग्लिश लॉ यानी कि ब्रिटिश लॉ को इम्पोज किया गया इंडिया में। अब इंडिया में रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कस्टम के हिसाब से न्याय नहीं दिया जाएगा, किसके हिसाब से दिया जाएगा, इंग्लिश लॉ के हिसाब से दिया जाएगा। बाद में जाकर यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह का बाद में जाकर बहुत दिक्कत हुआ कि बहुत सारे इंडियंस ने ओके इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। इसीलिए एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू ओके ये बोला गया कि ये जो इंग्लिश लॉ है, ये जो ब्रिटिश लॉ है, वो सिर्फ किसके लिए होगा, ब्रिटिश पीपल के लिए होगा। इंडियन पीपल को इंडियन के लॉ के हिसाब से क्या दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। नाउ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ओके जुडिशियल सिस्टम को और
ऑर्गेनाइज्ड करके ओके ब्रिटिश मॉडल में क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। ओके, इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस who organized judicial system okay on British model in the year 1793। उसके बाद ओके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो भी लर्नड ओके ये लर्नड है ओके लर्नड यानी कि जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण को एज अ काजी एंड मुफ्ती अपॉइंट किया गया ताकि जजेस को वो क्या कर सके, न्याय देते वक्त ओके मदद कर सके। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ओके लॉ कमीशंस को अपॉइंट किया 1833 में। अगेन आई रिपीट 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ओके क्या किया, लॉ कमीशंस बैठाए ओके बैठक यानी कि अपॉइंट किया गया। उसके थ्रू इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ओके एंड ये क्या किया गया, इसे कंपाइल्ड किया गया ओके कहाँ पर, इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इंडिया में ओके जो जस्टिस देने का काम हो रहा था, वहाँ पर ये जो लॉ कमीशंस के थ्रू क्या भी आ गया, इंडियन पेनल कोड आईपीसी ओके, उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ गए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ओके ये भी आ गए। उसके बाद कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई में क्या भी बना दिया गया, हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश्ड किया गया ताकि अब पहले केसेस को कहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा हाई कोर्ट में। जो हाई कोर्ट कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा, मद्रास में होगा और बम्बई में होगा। तो इस तरह से ओके न्याय देने का कोशिश किया गया है। अब हम लोग ओके यहाँ पर बात करते हैं सिविल कोड का। तो सिविल कोड देखें, व्हाट इज सिविल कोड, जहाँ पर ओके सिविल केसेस ओके जैसे किसी का डिवोर्स हो रहा है ओके, किसी का कोई ओके झगड़ा हो गया, किसी का ज़मीन को लेकर ओके झगड़ा हो गया, तो इस तरह का जो भी सिविल ओके लोगों का जो भी केसेस होते उसे सॉल्व करने वाले कोर्ट को ओके हम लोग क्या कहते, सिविल कोर्ट कहते। तो ये जो सिविल कोर्ट था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था ताकि सिविल केसेस को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उसे ओके जस्टिस देने के लिए। उसके साथ साथ बंगाल में और 4 प्रोविजनल कोर्ट्स भी बना दिया गया था ओके, उसे 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था। एंड इसके साथ साथ ओके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ओके क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। एंड सिविल कोर्ट में और ओके सिविल जस्टिस के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसको माने जाते थे ओके, सदर दीवानी अदालत को। सदर दीवानी अदालत ओके वाज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील। जैसे आज के दिन ओके हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसको मानते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट को मानते ओके। उस टाइम सिविल केसेस के लिए किसको मानते थे और किसको बनाया गया था, सदर दीवानी अदालत ओके वाज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद उसके साथ साथ तो ओके बहुत सारा छोटा छोटा मोटा ओके बहुत सारा न्याय देने के लिए कोर्ट्स बनाए थे ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसी में से मुंसिफ ओके और उसके बाद अमीन्स को भी क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। जैसे आज भी ओके ज़मीन का कोई भी बात विवाद ओके अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो अमीन आकर क्या कर लेते ओके, उसे सॉल्व कर लेते, सीधा हम लोग कोर्ट नहीं जाते, इजंट इट। तो इस तरह से ओके सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को चला रहे थे। नाउ क्रिमिनल कोर्ट, अब जैसे सिविल कोर्ट यानी कि ओके सिविल केसेस को हैंडल करने वाला सिविल कोर्ट हो गया, उसी तरह से क्रिमिनल केसेस को जस्टिस देने वाला यानी कि ओके उसे हैंडल करने वाला हमारा हो गया क्रिमिनल कोर्ट हो गया। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सिविल ओके क्रिमिनल कोर्ट का ओके अपील करने का सबसे हाईएस्ट अदालत यानी कि कोर्ट माने जाते थे सदर निजामत अदालत वाज द हाईएस्ट ओके क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पर अपील किए जा सकते थे। एंड जो भी बड़ा बड़ा ओके क्रिमिनल केसेस होता था उस टाइम ब्रिटिश के टाइम में सदर निजामत अदालत क्या करते थे, अपना सुनवाई देते थे। तो इस तरह से ओके ब्रिटिश क्या कर रहे, अपना एडमिनिस्ट्रेशंस को चला रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देख सकते, thus by the 19th century British had established their supremacy over whole India। ओके तो 19th सेंचुरी के अंदर यानी कि ओके 19th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर इंडिया टोटली अब किसके कंट्रोल में आ चुका था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था। ओके तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यू नो डैट स्टार्ट हुआ था 1765 से स्टार्ट हुआ था। ओके लेट मी टेल यू, स्टार्ट हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर,
उसके बाद 1765 में यहाँ पर राइट ऑफ दीवानी यानी कि बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा से ओके उन लोग को क्या मिल गया, रेवेन्यू कलेक्शंस करने का जो राइट्स था ओके वो मिल गया था। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था धीरे 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 ओके अब पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस ओके, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस ओके, बाकी ओके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस के कंट्रोल में आ गए। एंड ओके इंडिया में ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर कंपनी क्या कर रहे थे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशंस चला रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाय द 19th सेंचुरी ब्रिटिश ने अपना सुप्रामेसी यानी कि ओके अपना जो भी यू कैन से दैट कि अपना सब कुछ बना चुका था ओके, यानी कि अब वो टोटली सेटल्ड हो चुका था इंडिया में। एंड बहुत सारा प्रिंसली स्टेट थोड़ा ओके ब्रिटिश से क्या था और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी किसके कंट्रोल में ही था, ब्रिटिश के कंट्रोल में ही था, जो भी प्रिंसली स्टेट ओके। यहाँ पर देखिए एक होता है ब्रिटिश स्टेट, दूसरा है हमारा प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सब्सिडायरी अलायंस, है कि नहीं। अगर कोई सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट करते तो वहाँ पर ओके ब्रिटिश क्या नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, वो प्रिंस के कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ओके वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेंगे। एंड ओके ब्रिटिश स्टेट, जैसे हम लोगों ने मैसूर को किस तरह से ब्रिटिश ने ओके डायरेक्ट क्या किया था, कैप्चर किया था, पंजाब को ओके ये, तो इस तरह से ब्रिटिश को जहाँ जहाँ पर ओके उन लोग का मन लग रहा था कि ओके इसे हम ही कंट्रोल करना चाहते और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हम ही चलाना चाहते, तो वही लोग चला रहे थे। लग रहा था ओके कहीं पर भी ओके यहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना है, तो ओके वो इंडियन को ही छोड़ दे रहे थे, लेकिन वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे ओके और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। तो इसी के साथ साथ ओके ये जो हमारा थर्ड लेसन से एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द ब्रिटिश, सो ये यहीं पर फिनिश्ड हो जाते। फिर से आप लोग से मुलाकात होंगे ओके नेक्स्ट क्लासेस में विथ अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, अच्छे से पढ़िए ओके।